जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज हम लोग ये देखेंगे क्या कि हमारी जो मोदी गवर्नमेंट है, इज इट अंडर अ डीप स्टेट अटैक। और इसको समझने के लिए हम लोग को बहुत ज़रूरी है ये समझना कि क्या रेगुलर बेसिस पे जो हम लोग डीप स्टेट अटैक देखते हैं, क्या ये वाकई में इंडिया में इस वक्त चल रहा है बिहाइंड द कर्टन्स, और या यूँ कहते हैं हम लोग की जो सीरीज चल रही है बियॉन्ड डिप्लोमेसी, इसमें आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि हमने साउथ एशिया को देख लिया है बहुत अच्छे से कि व्हाट हैज़ हैपेंड ऑलरेडी इन पाकिस्तान, जिसमें इमरान खान की गवर्नमेंट को टॉपल किया गया। उसके बाद हमने देखा बांग्लादेश, जिसमें हमारी पीएम शेख हसीना को, उनकी गवर्नमेंट को टॉपल किया गया। और अभी करेंटली हमने नेपाल को देखा कि कैसे यहाँ पर केपी शर्मा ओली को भी रिजाइन करना पड़ा, जिसको फेमसली हम लोग जानते हैं जेनजी प्रोटेस्ट से। तो अगर आप ये देखो कि क्या सिर्फ साउथ एशिया ही अंडर अटैक है डीप स्टेट के, और क्या डीप स्टेट इन्वॉल्व है भी कि नहीं है, इसी पे हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद अहम महत्वपूर्ण ये इस बात पर भी है कि हमारे जो पड़ोसी देश चाइना है और हमारे जो पड़ोस में बाकी जो देश हैं साउथ ईस्ट एशिया के, क्या उन पे भी क्या ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट का कुछ इस पे हमको देखने को मिलेगा। तो इसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग ये देखते हैं कि डीप स्टेट अटैक में आखिर दो ही कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, जैसे कि हमारी तरफ से यूएस, हम लोग जिसे जानते हैं, और चाइना। दोस्तों चाइना की अगर हम बात करें कि चाइना में ऑलरेडी हमारे कम्युनिस्ट चाइना में गवर्नमेंट रही है, और चाइना ने मोस्ट 99% ये देखा है कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी, अपनी ग्रोथ के लिए फोकस किया, ताकि उनका जॉबलेसनेस का इशू ना हो, इन्फ्लेशन का इशू ना हो, उनको आइडेंटिटी क्राइसिस ना हो। उन्होंने इन सब पे 1990 से काम किया है, और वो गवर्नमेंट एक अलग दिशा में चाइना को लेती चली जा रही है। बट यूएस का अगर हम लोग देखें तो यूएस ने बहुत ज़्यादा मेडल किया है अक्रॉस वेस्ट एशिया, अक्रॉस मिडिल ईस्ट, अक्रॉस साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया। क्योंकि यूएस को अपनी हेजेमनी बना के रखनी ही है। यूएस चाहता ही शुरू से था कि उसका जो डॉलर है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ डॉलर, उसकी हेजेमनी पे कभी भी कोई अटैक ना हो। आज जब चाइना की चेकबुक डिप्लोमेसी, जिसको हम लोग युआन डिप्लोमेसी कहते हैं, कहीं ना कहीं उसने इस नरेटिव को काउंटर किया है। और इसी तरह जो यूएस है वो कहीं ना कुछ करके, कुछ भी करके इंडिया के जो हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट है, उसको चाहे वो टॉपल कर दे या उसको डिग्रेड कर दे, दोनों में वो हमेशा कोशिश करता रहा है। अगर हम देखें कि छोटे छोटे नेशंस को देखें तो वहाँ पर यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है। जैसे कि कहीं भी स्ट्रीट पे प्रोटेस्ट होते हैं तो उस पर भी हमेशा यूएस का इन्वॉल्वमेंट रहा है। बट अगर हम लोग इंडिया में देख लें तो इंडिया में दोस्तों रजीम चेंज करना इतना आसान नहीं, क्योंकि इंडिया की जो डेमोक्रेसी बहुत ही वाइब्रेंट है, बहुत ही कल्चरल, बहुत ही यहाँ पे प्लूरलिस्ट है, यहाँ पे डाइवर्सिटी है। तो इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है किसी भी डेमोक्रेसी को सबवर्ज करना। ऑल्दो हमारे यहाँ चांसेस बहुत यूएस की तरफ से आए, बट कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल किया गया है। अगर हम लोग हालिया में देखें कि पिछले, आप देखो कि 2000, यूँ कह लो कि 2019 से, तो आप देखो कितने सारे इवेंट्स हमारे आंखों के सामने आते हैं। जैसे कि हमने देखा कि अंडमान और निकोबार में, जैसे हमने बोला कि अंडमान और निकोबार में हम ग्रेट निकोबारीज एक आइलैंड का प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं हम चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को भी काउंटर करेंगे, प्लस एक अपना ऑपरेशनल कमांड भी बनाएंगे। वहां पर भी खूब ज्यादा हमको प्रोटेस्ट देखने को मिला। उसके साथ साथ हमने देखा था कि एक अवार्ड वापसी की गैंग चली थी। ये अवार्ड वापसी की गैंग क्या थी? ये भी एक तरह का एक सबवर्शन था, कैसे भी करके, जो एक आइडियोलॉजिकल वे में इसको यूएस ने काउंटर किया था इंडिया के लिए, कि कैसे भी करके यहाँ पे डेमोक्रेसी को सबवर्ज किया जाए। यूं कह लें कि हम लोग कैसे भी यहाँ के जो रजीम है उसको डिग्रेड करना चाहें। उसके साथ साथ यहाँ पर एक इनटॉलरेंस की डिबेट हमेशा छिड़ी रही है कि आप देखिए कि यूएस हमेशा कोई ना कोई रिपोर्ट निकाल देता है कि इंडिया में रिलीजियस इनटॉलरेंस है, चाहे वो, और वो रिपोर्ट जो है जो वेस्टर्न नेशंस हैं उसको यूज़ करते हैं। आप देखो यूरोप में सेम हुआ, आप देखो जो फ्रांस में हो रहा है, यूके में हो रहा है, उसके साथ साथ मिडिल ईस्ट में भी इन्होंने ट्राई किया, और अब इंडिया को खुलेआम ये लोग काउंटर कर रहे हैं। उसके साथ साथ देखो एक दलित के ऊपर काफ़ी प्रोटेस्ट चला, जैसे अखलाक वाले केसेस में। तो इन सब पे भी आप देखो, जरा एक राउंड तक ग्लोब देखो, तो इंडिया को काउंटर किया जाता है कि इनकी डेमोक्रेसी को सबवर्ज करना, इनका एक ऐसा माहौल करना कि इनकी जो भी गवर्नमेंट है वो टॉपल हो जाए, और अगर टॉपल ना हो जाए तो एटलीस्ट डिग्रेड हो जाए। आप देखो 2019 में जब सीएए और एनआरसी आया था, तो अगर आप उसको और बियॉन्ड डिप्लोमेसी देखते हो तो उसमें क्या था कि जैसे एक हम नैरेटिव चला था 2019 के इलेक्शंस में कि मोदी चोर है, और इसके काउंटर में कहा गया था कि क्यों है ऐसा, क्योंकि इन्होंने राफेल जो फाइटर जेट्स लड़ाकू विमान है उसकी खरीद में कहीं ना कहीं करप्शन है। एक प्रॉपर एजेंडा चलाया गया पूरी गवर्नमेंट, जब तक इलेक्शंस कंडक्ट नहीं हो पा रहे थे। और कहीं ना कहीं ये कैंपेन सिर्फ डेमोक्रेसी या फिर किसी भी इवेंट को समझ करना नहीं था, ये कैंपेन एक नैरेटिव चलाया गया था इंडिया का जो कावेरी इंजन का जो प्रोजेक्ट है उसको सैबोटाज करने के लिए। और कुछ हद तक तो ये लोग आगे भी बढ़ गए थे, बट हमारी जो गवर्नमेंट और जो हमारे एनएसए है और जो हमारी टीम है इंडिया की, उन्होंने इस नैरेटिव को बहुत अच्छे से काउंटर किया।
और इसके साथ साथ अभी हम देखें हालिया में एक संविधान का कैंपेन चला है कि संविधान की कुछ भी होगा तो हम लोग संविधान को हाथ में लेके प्रोटेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद एक अगर हम इस क्रोनोलॉजी को ट्रेस करें तो हम लोग देखते हैं कि कैसे सीएए एनआरसी से जो प्रोटेस्ट शुरू होता है स्ट्रीट पे, वो कहीं ना कहीं फार्म लॉस पे चला जाता है और फार्म लॉस के बाद वो खालिस्तान इशू आ जाता है। तो आप देखो कि इशू शुरू कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ से होता है। इसकी जो बिहाइंड द कंटेंट पूरी एक थीम है, पूरी एक जो सोच है, वो कहीं ना कहीं डीप स्टेट के वो हम लोग आंखों से भी दिख रहा है। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जैसे एक टूल किट होती है, वो टूल किट जो होती है वो तैयार करके ये लोग बैठे होते हैं। इनकी टूल किट इतनी अच्छे से तैयार करी जाती है कि आप ये देखो कि इंटेलेक्चुअल लेवल पे ही हमेशा कैंपेन अपने चलाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता इंडिया में कि कोई वैक्यूम क्रिएट हो जाए जिसपे कभी कोई प्रोटेस्ट ना हो रहा हो, कोई स्पीचेस ना आ रही हो, कोई प्रोपोगेंडा ना चल रहा हो, कहीं ट्विटर पे हैशटैग नहीं चल रहा हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसा कभी टाइम आ भी जाता है तो आप देखोगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शुरू हो जाएगा इंडिया में, अक्रॉस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कुछ भी कह लो आप। सेकंड देखो आप स्ट्रीट प्रोटेस्ट में जैसे सीए और एनआरसी में हुआ था, इसमें लोगों को गुमराह करने का पूरा एक कैंपेन चलाया गया था। उसके बाद अगर आप देखो कि 2026 आते आते लास्ट में अब डिलिमिटेशन और सेंसस की बात चल रही है। तो आप ये देखो कि कैसे 2019 में जो शुरू होता है उसका एंड जाके कहीं ना कहीं 2028 में होता है। और ये एंड भी कैसा हो रहा है, ये एंड हो रहा है सेंसस और डिलिमिटेशन पे। इसका मतलब एक जो पूरी की पूरी जो एजेंडा चलाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सबवर्जन को लेके डेमोक्रेसी को सबड्यू करने का, और साथ साथ इसका ये भी देखना चाहिए हमको कि कैसे जो हमारे जितने भी चीज़ें होती हैं, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे सिंबल्स होते हैं उनको भी डिग्रेड करने का एक तरीका निकाला गया है। अभी आप हालिया में देख लो कि कैसे बिहार में एक एसआईआर का जो कैंपेन चल रहा है उसमें भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई, और ऐसी नहीं बहुत ही डीप फंडेड पॉलिटिक्स है। और उसके साथ हमने देखा था कैसे एनजीओज को लेकर उनकी फॉरेन फंडिंग जैसे यूएस एड का है। उसके साथ साथ बाकी बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए। एक एलिगेशन ये भी था कि जॉर्ज सोरोस की जो कंपनी है उसमें को फाउंडर में एक कांग्रेस के जो चीफ है उनका भी नाम था। तो कहीं ना कहीं आप ये देख लो कि कैसे एक किसी भी बियॉन्ड जो हमारा एक डेमोक्रेसी का रूल होता है उसको कैसे चेंज करना, कैसे उसको डिग्रेड करना। अगर हम चेंज नहीं कर पाते तो उसको हम इतना बदनाम कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे कि कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाए। उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि कॉन्स्टेंटली कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है, इंटेलेक्चुअल वैक्यूम क्रिएट होने नहीं देंगे और बैकलैश करते रहेंगे क्रिएट। जैसे आप पोर्ट्स पे देख लो, जैसे पोर्ट्स पे आप देखो कि अडानी का जो विजिंजम में जो पोर्ट बना है केरला में, उसके साथ साथ जो अडानी ने ग्रेट निकोबार में भी इन्वेस्टमेंट चाहा है। और जैसे ये सब क्यों हो रहा है, ये सब इसीलिए हो रहा है कि इंडिया को ग्रोथ को काउंटर करना है कुछ भी करके। अगर इंडिया की ग्रोथ हो रही है, इंडिया वर्ल्ड फेमस लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर में आ रहा है, इंडिया लॉजिस्टिक कॉस्ट वर्ल्ड में कम कर रहा है, इंडिया मार्केट कैप्चर कर रहा है, तो ना ही ये वेस्टर्न नेशंस को गुजारेगा और ना ही ये चाइना इंक्लूडिंग यूएस किसी को नहीं गुजारेगा। उसके साथ साथ अगर हम ये देखें कि एक नैरेटिव चलता था कि चाइना ने हमारी जमीन हड़प ली। आप देखे होंगे जब इंडो चाइना में क्लैशेस हुए थे तो उसमें एक ये नैरेटिव चला था। अब जमीन हड़प ली इसका कोई एविडेंस नहीं है। हमेशा ही देखो आप आएंगे, ये लोग बात करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इनको कुछ मुद्दा मिल जाएगा तो ये चले जाएंगे पार्लियामेंट में, वहां पे स्पीच दे देंगे। बट इनको ये लोग ऐसा करते क्यों? अगर आप इसको एनालिसिस करो तो आप ये जानोगे कि इनको कुछ ना कुछ करके इंडिया का काउंटर रिस्पॉन्स चाहिए होता है। और ये जो काउंटर रिस्पॉन्स होता है ये इसी का वेट करते हैं। इंडिया ने पहले से पास्ट में बहुत गलतियां करी। अगर आप देखो तो जो हमारे पास्ट के वॉर्स भी रहे हैं इसमें इंडिया ने हमेशा किसी भी क्वेश्चन के और किसी भी एलिगेशन के हमेशा काउंटर रिस्पॉन्स दिए। बट अब इंडिया समझ चुका है, अब जो प्रेजेंट हमारी इंडिया गवर्नमेंट है वो ये बात जानती है कि अगर हम काउंटर आर्ग्यूमेंट में अपने सॉल्यूशंस को बताएंगे तो कहीं ना कहीं जो कंट्री जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है इनको पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी समझ में आ जाएगी कि हमारे फर्दर स्टेप्स क्या होने वाले हैं। और यही तो हमने इसमें भी किया था ऑपरेशन सिंदूर में कि हमने कैसे इनको काउंटर रिस्पांस ना बताकर सारे एलिगेशंस को सहते चले गए और अपना काम करते चले गए। अगर जिस दिन भी हमने कभी काउंटर एलिगेशन में दे दिया होता आंसर तो कहीं ना कहीं हमारे जो जो भी हम लोग स्टेप्स लेने वाले होते हैं उसमें काफ़ी कमियां देखने को मिलती। अभी आप देखो कि एक थिएटर कमांड बनने वाला है मैरीटाइम लेवल का, तो उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है कि थिएटर कमांड हम लोग क्यों बना रहे हैं, किस जगह बना रहे हैं, क्या अंडमान निकोबार में ये बन रहा है, तो इंडिया का कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। तो ये जो कोर्स ऑफ एक्शन होता है जो कि हम लोग हमेशा कहते हैं काउंटर नेरेटिव, ये यहाँ पर चाइना का इन्वॉल्वमेंट होता है। चाइना हमेशा, आप ध्यान रखना, वो बियॉन्ड द कंटेंट जब काम करेगा तो हमेशा हमारे स्टेप्स को जानना चाहेगा कि हम लोग करना क्या चाह रहे हैं। लेकिन कहीं भी अगर आप ऐसा देख लो कि यूएस का इन्वॉल्वमेंट होगा तो वो हमेशा में हमारे काउंटर रिस्पॉन्स का वेट नहीं करेगा। यूएस हमेशा कहीं ना कहीं जैसे स्ट्रीट प्ले होता है, नुक्कड़ नाटक होता है, बॉलीवुड होता है, हैशटैग होता है, कैंपेन। जैसे आप देखो एक इंडिया में अभी एक मूवमेंट चला है वाइट टी शर्ट मूवमेंट। अब ये कुछ नहीं है, एक फ्रांस का भी देखो आप येलो टी शर्ट मूवमेंट चला था, सेम जापान में भी इन्होंने कराने की कोशिश करी, वही सेम कोरिया में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखो कि एक नैरेटिव चल रहा है जो कि इंडिया में घूम के आया था वाइट टी शर्ट मूवमेंट के फॉर्म में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये भी एक इंडिया का जो डीप स्टेट अटैक में इसका इन्वॉल्वमेंट है।
उसके साथ अगर आप चाइना को देखो तो चाइना हमेशा फोर्थ साइड पे बिलीव करता है। चाइना को पता होता है कि इंडिया के जो काउंटर मूव्स हैं या इंडिया की जो काउंटर स्ट्रेटेजी अगर वो हमें पता चल जाए तो चाइना फिर फर्दर स्टेप्स ऐसे लेगा जो कि इंडिया को हार्म करेगा। बट यूएस के संग ऐसा नहीं है। यूएस कभी वेट नहीं करता है हमारे रिस्पॉन्सेज के लिए कि हमारी काउंटर स्ट्रेटेजी क्या होगी। वो हमेशा कहीं ना कहीं जैसे हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं कि रोड़ा डालना, कि कुछ ना कुछ करके हमें रोड़ा डालना है कि उसकी ग्रोथ इंडिया के कंटेन रहे। और जो हमारा डीप स्टेट में यूएस का इन्वॉल्वमेंट हम देख रहे हैं, जैसे एलिगेशंस भी लग रहा हूँ, अपनी आंखों से भी देख रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो। अब देखो मालदीव्स में कैसे इंडिया आउट का हैशटैग चला। नेपाल में भी देखो कि जैसे केपी शर्मा ओली थे, ये शुरू से एंटी इंडिया रहे, इनका कभी भी इंडिया का स्टैंड नहीं रहा। बट ये इनका जो स्टैंड था वो थोड़ा सॉफ्ट था, क्योंकि मालदीव से इनको पता चल गया था कि मालदीव में मोदी गवर्नमेंट पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा था जब उन्होंने इंडिया आउट का कैंपेन चलाया। अगर आप बाकी केपी शर्मा ओली के अलावा भी आप देख लो कि जैसे हमारे ये प्रचंडा की गवर्नमेंट थी और बारी बारी से जो भी नेपाल में गवर्नमेंट आ रही थी वो कैसे प्रो कम्युनिस्ट और एंटी इंडिया हो रहे थे। बट इन्होंने वेट किया और वेट करने के बाद इन्होंने फर्दर अपने स्टेप्स में करेक्शंस करवाए। बांग्लादेश में भी आप देख लो, जैसे वहाँ की पीएम शेख हसीना थी, उन्होंने जैसे ही गवर्नमेंट उनकी टॉपल होती है और मोहम्मद यूनिस वहाँ पे अपॉइंट होते हैं, वो पहले इंडिया आती हैं, क्योंकि उनका विजन क्लियर था कि उनको पता था कि वहाँ पे यूएस का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इन द फॉर्म ऑफ जो भी हमारे यहाँ बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस इन्वॉल्व थे विद मतलब कोलैबोरेशन विद यूएस के साथ। तो यही चीज़ हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखी कि कैसे जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो उसमें हमने कभी भी किसी भी पॉइंट पर हमने अपने काउंटर मूव से काउंटर नैरेटिव को एक्सप्लेन नहीं किया। और कहीं ना कहीं ये चाइना को भी इसका वो बात समझ में आ गई थी और चाइना का जो इन्वॉल्वमेंट था वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक कम हुआ था इससे। उसके बाद अगर हम ये देखें कि अगर हम कभी भी काउंटर मूव्स या काउंटर नैरेटिव्स बताते हैं तो कहीं कहीं ना कहीं हम ये इसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कि इंडिया को डिग्रेड किया जाए। और अगर हम नहीं बताते हैं तो कहीं ना कहीं इसको यूएस से इसको फर्क पड़ता है। तो और अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो हम बॉलीवुड की मूवीज में देख लो कि कैसे यहाँ पर नैरेटिव चलता है। और चाइना को तो हमने देखा है कि हालिया में कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहा है बॉलीवुड मूवीज के साथ कुछ भी करके इंडिया के जो अभी हमारी रजीम है उसको डिग्रेड करने का। तो इंडिया की जो फ्यूचर जो स्ट्रेटेजी उसको पता चले इस बेसिस पे चाइना काम करता है और यूएस इस बेसिस पे काम करता है कि इंडिया को डेली बेसिस पे उसको रोकना है। देखो दोस्तों, ये बात क्लियर है कि यूएसए को साउथ एशिया में इंडिया को कंटेन करने से ज़्यादा बड़ा उसका ये कि उसको चाइना को कंट्रोल करना है, चाइना को कंटेन करना है। बट सेम अगर हम लोग देखें कि यूएस को अगर रशिया और चाइना में यूज़ करना है तो यूएस ने साफ क्लियर कर दिया है कि इसलिए तुम देखो कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप दोस्ती कर रहा है व्लादिमीर पुतिन के साथ, उनके संग बैठक हो रही है, अलास्का में मीटिंग हो रही है और कैसे एक कोर्स ऑफ करेक्शन और नैरेटिव ऐसा सेट किया जा रहा है कि इंडिया यूएस और रशिया के जो रिलेशन है वो उतने बुरे नहीं है जितना वर्ल्ड समझ रहा है। बट साथ ही साथ चाइना को एक काउंटर मैसेज देने की कोशिश करी जा रही है वाया इंडिया एंड साउथ एशिया कि कुछ भी करके कुछ चाइना को कंट्रोल करना है बाय सैबोटाजिंग ऑल द डेमोक्रेसीज एंड ऑल द गवर्नमेंट्स इन साउथ एशिया। तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि कैसे नेपाल में क्राइसिस रही और वहाँ का जेंजी मूवमेंट क्या था और कैसे ये मूवमेंट जो था वो वायलेंट होता चला गया। इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।